हेलो गाइस, इस वीडियो में हम फिज़िक्स के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो कि 2019 में लाहौर बोर्ड में आए थे। और इसमें हम क्लास 11 के पेपर्स को डिस्कस करेंगे स्पेसिफ़िकली, और ज़्यादातर हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्योंकि पास्ट पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे वो बहुत ट्रिकी थे। उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जो हिट एंड ट्रायल मेथड से किया जाए या रट्टे वाला हो, सारे सॉल्व करने वाले थे। तो इसलिए हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज़ आ जाते हैं वो नेक्स्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मज़ीद देखने से पहले हम पहले चैनल को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। चैनल यूट्यूब कंसेप्ट फिज़िक्स एक ऐसा चैनल है जिसमें हम फिज़िक्स के लेक्चर्स को रेगुलरली बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। और साथ साथ ये आप इधर देखें, हमने फ़िज़िक्स के ऑलमोस्ट 78 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं टॉपिक वाइज, जिसमें फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सारे। अब ये जो ऊपर ऊपर है ये सेकंड ईयर के हैं और इससे नीचे सारे फ़र्स्ट ईयर के ऑल टॉपिक्स हैं। कोरोना की वजह से लेक्चर्स या टॉपिक्स थोड़े शॉर्ट हो गए थे, सिलेबस शॉर्ट हो गया था। अदरवाइज़ जो मेरे सारे लेक्चर्स हैं इस चैनल पे वो कोई भी डिडक्शन नहीं हुई हुई इसमें, और सारे विद द बुक हैं और बुक के मुताबिक किए गए हैं सारे। तो आइए दोबारा लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे पहला जो सवाल, इसका मतलब है कि लाहौर बोर्ड में 2019 में ये पेपर आया था और G1 का मतलब है ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में जो मॉर्निंग में जो पेपर आया था उसका एमसीक्यूज़, द रेशो ऑफ 1 फेम्टोमीटर टू 1 नैनोमीटर। सबसे पहले तो 1 फेम्टोमीटर का पता होना चाहिए और 1 नैनोमीटर का, और की टर्म इसमें रेशो है ना कि मल्टीप्लिकेशन। तो रेशो को हम ओवर से डिनोट करते हैं। इस तरह जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, 1 फेम्टोमीटर होता है 10⁻⁻15। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, फेम्टो एफ और 15, इस तरह आप ट्रिक है एक इसको याद करने का। और 1 नैनो होता है 10⁻⁹। तो अगर हम इसकी रेशो निकालें, रेशो ऑफ 1 फेम्टोमीटर, तो इसमें 1 फेम्टोमीटर पहले आया है और 1 नैनोमीटर बाद में आया है। तो पहले 1 फेम्टो लिखेंगे 10⁻⁻15 ओवर 10⁻, इसको हम थोड़ा रेज कर दें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेल, 10⁻⁻9। तो आपको मैथमेटिक्स का ये प्रॉपर्टी पता है कि 10 अगर पावर नीचे है, ऊपर जाके पावर का साइन चेंज हो जाएगा और पावर ऐड हो जाएंगे, -15 प्लस 9। तो आंसर आएगा 10⁻⁻6। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए -6, 10⁻⁻6 ऑप्शन ए। और मोस्टली बच्चे इसको सही तरह सॉल्व नहीं कर पाते, अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। पहले 10⁻⁻9 लिख देते हैं, फिर 10⁻⁻15 लिख देते हैं, जो कि आंसर उलट आता है, जो कि बच्चे ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ इसका करेक्ट ऑप्शन 10⁻⁻6 है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लाहौर बोर्ड का 2019 का ग्रुप 1 का मॉर्निंग का है। इन द रिलेशन f इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम क्लोजली देखेंगे तो ये ड्रैग इक्वेशन है, ड्रैग्स लॉ है। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की हमने डायमेंशन निकालनी है। तो की पॉइंट इसमें डायमेंशन है, फार्मूला गिवन है। इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, इधर हम फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर और वी। हमें पता है कि 6 और पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। डायमेंशन और यूनिट को मेंशन करते हुए हम इसको इग्नोर कर देंगे, ओमिट कर देंगे। तो 6 पाई इज ओमिटेड, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईटा। सो दिस ईटा कैन बी फाइंड आउट, और ये जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो हम इसको इस तरह डिवाइड कर देंगे और फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा। हम इसको रेज कर देते हैं पहले, और फाइनल आंसर बनेगा हमारे पास ईटा इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर आर इंटू वी। फोर्स का यूनिट आपको सबको पता होता है, जो कि बहुत मशहूर है, न्यूटन ओवर
आर एक रेडियस है, उसका यूनिट मीटर में होता है, और वेलोसिटी एक मीटर पर सेकंड में होती है। हम इसको करेक्टली लिखते हैं, मीटर इनटू मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी को अलग मेंशन करना है, आर को अलग मेंशन करना है। तो इससे हम इसको यूनिट हम निकाल सकते हैं, इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे? स्पेस थोड़ी होने की वजह से हम इसको रेज कर रहे हैं। और न्यूटन इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को हमने ओपन कर दिया, ओवर मीटर, this meter and this meter will be meter square into per second. So this meter can be cancelled out from this meter. So the final unit will be in the form of, first of all we need to calculate the units, then dimensions. So kilogram meter inverse, because this meter will be replaced on the above, and this s minus 1 will be replaced in the above, this will be s minus 1 will be remaining. So the dimension will be dimension of this expression, or the dimension of coefficient of viscosity will be, किलोग्राम को हम मेंशन करते हैं m से, कैपिटल M। मीटर को हम एक्सप्रेस करते हैं लेंथ से, कैपिटल L से, जो कि मीटर इनवर्स है तो L इनवर्स। और T जो कि सेकंड है, उसको हम टाइम से डिनोट करते हैं, तो ये T-1। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है M L इनवर्स T इनवर्स, जो कि ये वाला ऑप्शन बनता है, ऑप्शन डी। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाहौर बोर्ड का ये भी 2019 का है, क्योंकि 2020 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो सका कोरोना की वजह से, तो 2019 लेटेस्ट है। इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए जो नेक्स्ट पेपर बनेंगे वो इसी के मुताबिक बनेंगे। तो क्वेश्चन है, अ फोर्स इज़ 2i + 4j एंड d डिस्टेंस इज इक्वल टू 5i + 2j, द वर्क डन विल बी। तो हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट ना हो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी डिनोट की जाएगी। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं F डॉट डी। तो फोर्स है हमारे पास 2i + 4j डॉट डी, वर्क इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5i + 2j। So the property of dot product is I will multiply by I, because I यूनिट वेक्टर और I यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो आंसर आता है हमारे पास 1। इसका मतलब है कि जब हम I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। 5 × 2 = 10। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे 10 + 2 × 4 = 8, तो आंसर आएगा 18 + 18 जाउल। वर्क का यूनिट जाउल होता है, तो हम करेक्ट आंसर बी को डिनोट करेंगे। यहाँ तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि MCQs किस तरह या किस नेचर के आते हैं। बहुत ज़्यादा MCQ सॉल्व करने के लिए आते हैं, और जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है वो इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाता। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन इज़। तो हमने सम फाइंड करना है। अब यहाँ तो सम लिखा हुआ है, तो मोस्टली स्टूडेंट ट्रैप में आ जाते हैं, 6 + 8 को डायरेक्टली ऐड करते हैं तो आंसर 14 लगा देते हैं, जो कि एक रॉन्ग अप्रोच है और आंसर भी रॉन्ग है। तो हमें सबसे पहले ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह, एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह। एक फोर्स है 8 न्यूटन और एक फोर्स है 6 न्यूटन। अब हमने इसका सम फाइंड करना है। इसका सम फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसको हम मसला फिसागोरस भी बोलते हैं या पाइथागोरियस थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये आर होता है, जिसको हम रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं। ये हमने फाइंड करना है। ये सम होता है 2 वेक्टर्स का, वेक्टर ए एंड बी का। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी 8²। इसको थोड़ा रेस कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। 8² + 6² स्क्वायर रूट,
तो इसमें हमारे पास 8 स्क्वायर 64 प्लस 6 स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट, जो कि फाइनल आंसर बनेगा 100 स्क्वायर रूट, जो कि 10 होता है। जो इसका मतलब है जो सम ऑफ टू फोर्सेस ऑफ 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, तो आंसर हमारे पास आएगा 10 न्यूटन। मोस्टली स्टूडेंट्स सिर्फ 14 लगा के जल्दी क्योंकि सम को ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, 8 + 6 को ऐड कर देते हैं, जो कि एक रॉन्ग अप्रोच है और इस तरह उनका एमसीक्यूज गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज़। अब ये एक ट्रिकी सवाल है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। किसी में 1.4 वाट पर मीटर स्क्वायर दी हुई है, किसी में 14 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर दी हुई है, और किसी में 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, और किसी में 1.0 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो बुक में क्लियरली चैप्टर 4 में सोलर एनर्जी में जब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज देखते हैं तो उसमें सोलर एनर्जी में 1.4 वाट पर मीटर स्क्वायर क्लियरली मेंशन किया गया है। तो काइंडली इसको अच्छी तरह रिमाइंड कर लें क्योंकि ये पेपर में ये बहुत मशहूर और फेमस एमसीक्यूज है, ये पेपर में ज़रूर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ डिस्क एंड हुप एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। तो बुक में एक डायग्राम दी हुई है, ये इंक्लाइन है, इसके ऊपर एक डिस्क है, इसके ऊपर एक हुप है। तो इस पॉइंट पे आके पहले कौन सी बॉडी पहुंचेगी, या डिस्क पहुंचेगी या हुप पहुंचेगी। तो इससे हमें सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ डिस्क पता होनी चाहिए। वी डिस्क इज इक्वल टू 4/3 GH स्क्वायर रूट, और वेलोसिटी ऑफ हुप इज इक्वल टू ओनली GH स्क्वायर रूट। तो वेलोसिटी ऑफ जो डिस्क है उसको एक एज मिला हुआ है 4/3 स्क्वायर रूट का। तो अगर हम इसकी रेशो निकालते हैं तो रेशो निकालने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा। V डिस्क ओवर V हुप इज इक्वल टू 4/3 GH स्क्वायर रूट ओवर GH स्क्वायर रूट। So GH square root and GH square root will be cancelled. Only 4/3 GH will be given out. So वेलोसिटी इसमें कोई भी रेशो नहीं दी हुई, इसका मतलब है कि हमें एक रिलेशन निकालना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज करें तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से। इसको अगर वेलोसिटी ऑफ वूप को अगर मैं इज इक्वल टू इस तरफ ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाए, तो V डिस्क इज इक्वल टू 4/3 G स्क्वायर रूट इंटू V वूप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन बी बन रहा है, क्योंकि पहले ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, 3/4 है, हमारे पास आंसर 4/3 आ रहा है। तो आंसर बी इज़ करेक्ट। तो काइंडली इसको ज़रूर चेक किया करें, रीचेक किया करें, डबल चेक किया करें। 3/4 ये बहुत कन्फ्यूजिंग है और बहुत से स्टूडेंट जल्दी में इसको टिक कर देते हैं। अदरवाइज अब हमारे पास आंसर बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत ट्रिकी है, कंसेप्टिव है। 2 रेवोल्यूशन आर इक्वल टू। अब बहुत से स्टूडेंट इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या आउट ऑफ कोर्स है। बुक में दिया हुआ है 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो अगर हम 1 की जगह 2 पुट कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 रेवोल्यूशन, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर बनेगा 4 पाई रेडियन। तो करेक्ट आंसर इज़ डी। इसमें थोड़ा मेंशन सही तरह नहीं हो रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर इज़ डी। तो काइंडली इसको ज़रूर चेक करें, रीचेक करें और इसको मिस इंटरप्रेट ना करें कि ये आउट ऑफ कोर्स है, अदरवाइज़ ये बुक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्मिनल वेलोसिटी Vt इज़ रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हमें आना चाहिए, चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में है। टर्मिनल वेलोसिटी जब हम ड्रैग फोर्स के थ्रू टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो Vt इज़ इक्वल टू 2/9 रो जी r स्क्वायर ओवर 9 ईटा। ये है फाइनल एक्सप्रेशन है टर्मिनल वेलोसिटी का। अब देखें टर्मिनल वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि टर्मिनल वेलोसिटी डेंसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ईटा इज़ आल्सो कांस्टेंट। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो हम फार्मूले से ये चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं
कि टर्मिनल वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या साइज़ या स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट साइज़। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो ये है द यूनिट ऑफ हाफ रो वी स्क्वायर इज़ बर्नौली इक्वेशन इज़ सेम एज दैट ऑफ। तो सबसे पहले तो ये जो v है बड़ा V कैपिटल V, ये वॉल्यूम के ज़ुमरे में हम काउंट करते हैं मोस्टली, लेकिन जब हम बर्नौली इक्वेशन देखते हैं तो वो है 1/2 रो वी स्क्वायर जो कि वेलोसिटी है। तो पेपर में ये टाइपो है या आपने इसको डायरेक्टली वेलोसिटी कंसीडर करना है, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में ये वेलोसिटी के तौर पर माना जाता है। तो अगर हम इसका फार्मूले के थ्रू हम इसकी वैल्यू या यूनिट निकालना चाहते हैं, इनमें से कौन सी टर्म्स के साथ यूनिट इसके मैच होते हैं, तो हम इसका यूनिट निकालते हैं। डेंसिटी का यूनिट होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। तो अगर हम इसके यूनिट को अलग करें तो यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम और वॉल्यूम यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकंड। तो ये इसका स्केयर है तो हम भी इसका स्केयर कंसीडर करेंगे। तो थोड़ा सा रेज करते हैं इसको ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो अगर हम इसको देखें किलोग्राम मीटर m-3, ये वाला मीटर ऊपर चला जाएगा मीटर क्यूब, और ये मीटर स्केयर s-2, क्योंकि ये ऊपर स्केयर था हमने स्केयर ओपन किया तो इस तरह। तो किलोग्राम यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी m-3 + 2s-2। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर हमारे पास किलोग्राम मीटर -1 s-2, ये हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा, जो कि प्रेशर के बराबर होता है। अगर हम प्रेशर के यूनिट को ओपन करें तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। प्रेशर का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। अगर हम इसको ओपन करें तो प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर -2। तो ये बेस और ये बेस आपस में सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, किलोग्राम मीटर -1 और s-2 जो कि इसके बराबर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। तो सबसे पहले तो आपने सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, और आपको पता है टोटल 17 MCQs होते हैं और 30 मिनट्स होते हैं। तो आपने अपनी स्पीड भी अच्छी रखनी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, फिर आप पैनिक ना हो जाएं दरमियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। बेस यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज़, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास एक हुक्स लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ इज इक्वल टू F इज इक्वल टू kx, जिसकी मैग्नीट्यूड है। अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो यहाँ माइनस आता है। तो k इज़ ए स्प्रिंग कांस्टेंट, k की वैल्यू क्या है कि फोर्स ओवर x या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, x का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। अगर हम इसको मज़ीद ओपन करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, न्यूटन को अगर हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर। So this meter will be cancel out. The final answer will be kilogram s-2 मीटर इज़ कैंसल आउट। तो अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास ऑप्शन डी बनता है, करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमें एक सवाल मिलेगा, 2 आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें जब हम इंटरफेरेंस या बीट्स, ये दोनों ऑप्शन बन सकते हैं। अगर हम इंटरफेरेंस की देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। और बीट्स होते हैं 2 वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। इसमें हमें सिर्फ सेम डायरेक्शन का बताया हुआ है। अगर हम मज़ीद इसको देखें तो इधर आइडेंटिकल दिया हुआ है, इसका मतलब है आइडेंटिकल मीन एक जैसी वेव्स हैं।
उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों सेम है और ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इंटरफेरेंस बन जाएगा, क्योंकि इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो ये आइडेंटिकल होंगी और सेम डायरेक्शन में है तो ये इंटरफेरेंस है ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। इसको आप देख लें। ब्रैग इक्वेशन एक मशहूर इक्वेशन है जिसको अगर हम इसका एक्सप्रेशन है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर हम इस ऑप्शन को ऑब्ज़र्व करें तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें 2 नहीं है। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। इसका मतलब है 3 हमें एग्जैक्टली पता है और ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन को अगर हम डिनोट करें तो ये 2 है, इस 2 को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो क्या होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, जो कि ये भी ब्रैग इक्वेशन को डिनोट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। आपने देखा कि ये भी स्टूडेंट कह सकते हैं कि ये ऑप्शन बुक में से नहीं है या कोई इसमें से इन ऑप्शन में कोई भी ब्रैग इक्वेशन नहीं थी, तो आप इसको खुद ही ऑब्ज़र्व करें कि ब्रैग इक्वेशन हम खुद भी बना सकते हैं। अगर हमें अगर हमें करेक्ट एक्सप्रेशन आता हो तो हम ब्रैग इक्वेशन खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ओ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्टिव की 100 सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड करना है लेंथ एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो की पॉइंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है m इज़ इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई। तो एफ ओ हमारे पास 100 ओवर एफ ई हमारे पास 5, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 20। तो हम ऑप्शन में देखें तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 20 आ रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन सी को ओमिट कर देंगे। तो लेंथ फाइंड करने का एक फार्मूला हमारे पास गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ द फोकल लेंथेस, सो एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। तो अगर हम इसको ऐड करें 100 प्लस 5 तो ये आंसर आएगा 105। तो 105 सेंटीमीटर एंड 20 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। तो ये एक ट्रिकी सवाल था। सबसे पहले तो हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आना चाहिए, उसके बाद हमारे पास जो लेंथ होती है, लेंथ का जो फार्मूला है सम ऑफ द फोकल लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहाँ से एक्सप्लेन होती है, चैप्टर 11 अगर हम देखें तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अगर हम इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालें तो इसको स्क्वायर रूट लें, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर स्क्वायर रूट। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट दी टेम्परेचर, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी। यहाँ से इस पॉइंट से हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली है। अगर हम इसको दोबारा लिखें तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लें, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लें, कलर चेंज करके दिखाते हैं ताकि आपको इजीली, यहाँ इस लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर रूट एंड राइट साइड पे स्क्वायर रूट, तो ये वेलोसिटी अकेली बन जाएगी और टेम्परेचर के ऊपर एक रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू प्रेशर एंड वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, पी डेल्टा वी रिप्रेजेंट्स। सबसे इसको फार्मूला इसको करेक्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है पी डेल्टा वी प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ये वर्क होता है। अदरवाइज़ हम इसको यूनिट वाइज भी कर सकते हैं, प्रेशर का यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट इज़ मीटर क्यूब। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मीटर क्यूब। करेक्टली क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब, तो हमारे पास न्यूटन मीटर बन जाएगा जो कि
जॉउल होता है, जॉउल किसका यूनिट है, वर्क का। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। तो स्टूडेंट्स आपने कभी भी इस मामले में हेजिटेट नहीं होना, इसको सॉल्व करना है। अगर आपके जहन में प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप इसको यूनिट वाइज कर लें। यूनिट वाइज करना आसान है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं यूजुअली उनको कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ती, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है और उनकी स्पीड अच्छी होती है। ना जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन उनके लिए यही है कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क को अगर याद रखें तो एक वर्क आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 टॉर इज इक्वल टू, ये बहुत फेमस टर्म है 1 टॉर इज इक्वल टू, जो कि इसका करेक्ट आंसर है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टॉर इज़ ए यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा न्यूटन मीटर प्रेशर का यूनिट नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर एक प्रेशर का यूनिट नहीं है, न्यूटन स्क्वायर इंटू मीटर ये भी प्रेशर का यूनिट नहीं है। तो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये करेक्ट आंसर इज़ ए। 1 टॉर इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशो बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी इज़। सो हमारे पास एक एक्सप्रेशन था। सबसे पहले तो हमें इनके एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है v इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट। v ऑर्बिटल इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट, और v एस्केप इज इक्वल टू 2gm ओवर आर स्क्वायर रूट। तो हमें सवाल दिया गया है रेशो। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि रेशो है। अब सबसे पहली टर्म कौन सी आई है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसका मतलब है ऊपर ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी, नीचे एस्केप वेलोसिटी आएगी। जिसको थोड़ा सा रेज करते हैं ताकि स्पेस बन जाए, फिर हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो रेशो में क्या आएगा, v ऑर्बिटल ओवर v एस्केप इज इक्वल टू v ऑर्बिटल इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट ओवर v एस्केप इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट। तो जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट एंड जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट कैन बी कैंसल आउट। तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाए 1/2 स्क्वायर रूट। तो करेक्ट आंसर इज़ सी। देखा, अगर हमें एक्सप्रेशन अच्छी तरह पता होंगे तो हम इसका जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के थ्रू हम करेक्टली जाएंगे। तो आपको इसको सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस फील होगा, और जब आप रीचेक करेंगे, घर आके रीकाउंट करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हैं और आपके फाइनल मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ वेव्स यूज्ड इन सोनार। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सोनार क्या चीज़ है। सोनार इज़ एक्रोनियम ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड में अगर हम देखें तो साउंड नेविगेशन, इसका मतलब है ये साउंड वेव्स के बारे में है। तो सबसे पहले ही ऑप्शन में हमें आइडिया हो जाएगा ये साउंड वेव है। हीट वेव्स नहीं हो सकती, लाइट वेव भी नहीं हो सकती, वाटर वेव भी नहीं हो सकती। ये करेक्ट आंसर इज़ साउंड वेव्स। तो सोनार से निकला है साउंड वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पेयर हैज़ सेम यूनिट्स। ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है और आलमोस्ट हर बोर्ड में और हर ईयर में हर ग्रुप में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम डायरेक्टली नहीं पता कर सकते तो हमें फार्मूला आइडिया आना चाहिए। फार्मूले का पता होगा, वर्क और पावर। वर्क का यूनिट होता है, या वर्क का अगर हम फार्मूला देखें, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। इसका मतलब है डी एंड वी डोंट हैव सेम यूनिट्स। तो ये पहला ऑप्शन ओमिट कर देंगे हम, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है मोमेंटम एंड इम्पल्स। इसको थोड़ा रेज करके स्पेस बनाते हैं। मोमेंटम और इम्पल्स। अब मोमेंटम का फार्मूला तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन इम्पल्स का फार्मूला नहीं पता होता। मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mv, और इम्पल्स इज इक्वल टू F क्रॉस T इज इक्वल टू डेल्टा P। इसका मतलब है अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो क्या बन जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू F क्रॉस T। तो P और P
ये दोनों, इसका मतलब है मोमेंटम और इम्पल्स हैव सेम यूनिट्स। ऑप्शन बी हो सकता है। इसी तरह अगर हम दूसरे ऑप्शंस को साथ साथ देखें तो किस तरह बनेगा, तो इसी तरह अगर हम फोर्स और टॉर्क को देखते हैं तो फोर्स और टॉर्क में हमें एक चीज़ मिलेगी कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टॉर्क का यूनिट होता है जाउल, तो ये भी सेम यूनिट्स नहीं है। टॉर्क एंड पावर, टॉर्क का यूनिट होता है जाउल, पावर का यूनिट होता है mgh/t। इसमें अगर हम देखें टाइम इन्वॉल्व है तो ये भी सेम यूनिट नहीं हो सकते, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। तो अगर हम क्लियरली इसको देखें, मोमेंटम और इम्पल्स के फार्मूला भी सेम है। एफ क्रॉस टी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी, ये इम्पल्स है जो कि मोमेंटम है, तो मोमेंटम पी इज़ इक्वल टू एम वी। तो ये मोमेंटम और इम्पल्स हैव सेम यूनिट्स, तो हम इसको क्लियरली लिखेंगे कि मोमेंटम और इम्पल्स सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। ये पहला क्वेश्चन है जो कि इसमें आ रहा है, और ये G2 है। G2 में ग्रुप 2 इवनिंग में ये MCQs आ रहा है जो कि याद करने वाला है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, तो बुक में दो किस्म के इंजन दिए हुए हैं, एक है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25 to 30% होती है और डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35 to 40%। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बहुत ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एक एक्सप्रेशन को याद करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि F इज इक्वल टू mv²/r। तो अगर हम इधर देखें, ये भी mv²/r नहीं है, ये mv²/r नहीं है, क्योंकि यहाँ m² है, यहाँ mv²/r नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ये बनता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे प्रूफ चाहिए कि ये कैसे आया, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह देखेंगे। वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंगुलर फॉर्म में, क्योंकि बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, तो हम एंगुलर फॉर्म में देखते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हम थोड़ी सी स्पेस बनाएं तो हमें एक आइडिया मिलेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंगुलर फॉर्म में कैसे आ सकती है। तो F इज़ इक्वल टू mv²/r, ये जेनेरिक फार्मूला है। v की जगह हम r ओमेगा लगाएंगे, m इंटू r ओमेगा होल स्क्वायर ओवर v, सॉरी r, दिस इज़ r, mv²/r। ये एक एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कि बहुत फेमस है, mv²/r, mv²/r। अगर हम इसको ओपन करें क्या बनेगा, m r² इंटू ओमेगा²/r। एक r इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर mr², जो कि ये वाला एक्सप्रेशन बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। इन ऑर्डर टू अवॉइड योर कन्फ्यूजन, सो यू नीड टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज़ mr²। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ j क्रॉस k। चैप्टर 2 में से जो वेक्टर हैं, वेक्टर या तो डॉट की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और या क्रॉस की प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ देयर यूनिट वेक्टर्स, ये ज़रूर पूछी जाती है, चाहे आपका फर्स्ट ईयर का हो, चाहे आपका एंट्री टेस्ट का हो। एंट्री टेस्ट में थोड़ा कम्प्लेक्स किस्म का क्वेश्चन आता है, लेकिन टॉपिक यही होता है कि या तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या तो डॉट प्रोडक्ट या दोनों का कंबाइन होता है। तो मोस्टली पेपर में कंबाइन भी आ जाता है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जब आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो आपने ऐसे एक सर्कल बना देना है, 3 एरो बनाने हैं एंटी क्लॉकवाइज साइड पे, ताकि रियल में जब कोई भी यूनिट वेक्टर या कोई भी हम एंगल देखते हैं जो कि मूव करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, आई, जे एंड के। तो हमारे पास दिया हुआ है जे क्रॉस के, जे इज़ मूविंग टूवर्ड्स के, तो इन टर्म्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एरो के डायरेक्शन में तुम्हारे पास आंसर आएगा आई। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वांटिटी 1 किलोमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू। तो इसमें ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो यूजुअली स्टूडेंट 1 किलोमीटर स्क्वायर कंसीडर कर देते हैं, जो कि 10⁻³ मीटर स्क्वायर कर देते हैं, जो कि एक रॉन्ग परसेप्शन है।
तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ब्रैकेट कहाँ का इन्वॉल्व है। ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो किलो का भी स्क्वायर है। किलो का स्क्वायर क्या होता है, किलो को अगर हम ओपन करें 10⁻³ का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर, तो 10⁻³ होता है 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 इंटू मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो गाइस आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, किलो को अलग स्क्वायर लेना है और मीटर का अलग स्क्वायर लेना है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट इसको सही तरह नहीं कर पाते। अगर हम एक वेव बनाएं ऐसे, ये एक वेव बन गई, दोबारा इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट होता है नोड, ये पॉइंट होता है एंटी नोड। यहाँ से यहाँ तक जो फासला होगा, इसको अगर हम कलर चेंज करके डिनोट करें, यहाँ से यहाँ तक जो फासला होगा उसको बोलते हैं λ/2। अब दो नोड्स के दरमियान, दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो फासला है वो है λ/2 या हाफ वेवलेंथ। इसका मतलब है कि ये है एंटी नोड और नोड के दरमियान जो फासला है वो इसका भी हाफ होगा, तो ये होगा λ/4। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी λ/4। इसको थोड़ा रेज करके क्लियरली आपको लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो फासला होगा वो होगा λ/4। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आप इसको फिर दोबारा रिवाइज कर दें। क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड। अगर क्वेश्चन होता है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स, तो नोड्स और नोड के दरमियान डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2। यहाँ नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 का भी हाफ होगा, तो λ/4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी गिव्स द कंजर्वेशन ऑफ दी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें पता होना चाहिए क्या होती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड डायनामिक्स की सेकंड या थर्ड टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि हम इसको प्रूव करने के लिए Δm1 = Δm2 करते हैं। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। इसको अगर हम क्लियरली शो करना चाहें तो क्लियरली शो करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को ऐसे डिनोट करते हैं ऐसे। तो इसमें ये वाला मास और ये वाला मास m1 और m2 हम इज इक्वल टू कर देते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिनोट करती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन CP - CV इज इक्वल टू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको CP और CV का आइडिया नहीं होता। CP इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जहाँ P लिखा होगा तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, और जहाँ CV लिखा होगा तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन CP जो कि R के बराबर है। ये एक बहुत फेमस रिलेशन है। इस R को अब हम कौन से कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर से भी नहीं करते, प्लांक्स कांस्टेंट को भी H से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो सकता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम Z से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशो ऑफ डिस्क वेलोसिटी टू ऊप वेलोसिटी। आपने देखा ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले पेपर में या हमने ग्रुप 1 में देखा था, ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 में देखा था कि वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें रिलेशन दिया था, फार्मूलाज दोनों के सेम होंगे। और रेशो ऑफ डिस्क वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि जब रेशो का क्वेश्चन आ जाए तो हमें देखना है पहले कौन सी टर्म आ रही है, VD/VH हुप इज इक्वल टू। अब वेलोसिटी ऑफ डिस्क हमने पहले भी किया 4/3 GH स्क्वायर रूट ओवर वेलोसिटी ऑफ हुप इज GH स्क्वायर रूट। तो GH स्क्वायर रूट GH स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी 4/3 स्क्वायर रूट, जो कि आंसर ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाय फार्मूला हम इसको प्रूव करते हैं, हम कोई भी रट्टा नहीं लगा रहे, हम इसको कोई भी हिट एंड ट्रायल से नहीं कर रहे, तुक्के नहीं लगा रहे। जब हम इस पे कॉन्फिडेंट हैं कि फार्मूला अगर हमारा करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन बी और
हमारा क्वेश्चन भी करेक्ट होगा, उसका आंसर भी करेक्ट होगा। तो आप कंफ्यूज होने से बचाने के लिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं ताकि आपके मार्क्स ज़ाया ना हों। और इफ़ आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव देन रिजल्टेंट। अब ये देखें चैप्टर 2 से, फिर फैक्टर वाले चैप्टर से एक और MCQs। हालांकि ये एक छोटा सा और बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन उसमें से भी आपको मार्क्स देने की बहुत कोशिश की जा रही है। तो ये होता है एक्स क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स प्राइम। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस जिसको वाई प्राइम बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ बोथ आर नेगेटिव। बोथ नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट ऑप्शन सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर टू डबल पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम द लेंथ ऑफ द पेंडुलम शुड बी इंक्रीज्ड बाय। अब ये चैप्टर 7 से एक क्वेश्चन है, चैप्टर 7 जिसमें हम सिंपल पेंडुलम का टॉपिक है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू पाई, टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। तो इसमें सवाल है कि इफ़ लेंथ इज़ डबल्ड और इफ़ इन ऑर्डर टू डबल पीरियड को हम डबल कर दें, इसको अगर मैं डबल कर दूं या अगर हम इससे वैल्यू निकाल दें लेंथ की, तो इसकी लेंथ की वैल्यू क्या बनेगी? इसको फार्मूला दोबारा लिख के t इज़ इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी स्क्वायर रूट, यहाँ से लेंथ की वैल्यू L इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो लेंथ और टाइम पीरियड का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन टाइम पीरियड का स्क्वायर है। अगर मैं टाइम पीरियड को मज़ीद डबल कर दूं तो क्या होगा? t इज़ इक्वल टू 2t। अगर मैं इसको टाइम पीरियड को डबल किया जाए तो 2t किया जाए तो लेंथ पे क्या असर पड़ेगा? तो लेंथ इज इक्वल टू ये 2, इसकी जगह 2t लगाएं तो 2t का स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4t स्क्वायर। तो लेंथ विल बी 4 टाइम्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। इसको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लें क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत करके आ जाते हैं। हमें फार्मूला आना चाहिए t इज़ इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी। t इज़ इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। L इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। जी इज़ कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर इज़ कांस्टेंट, तो लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टी स्क्वायर के। अगर मैं टी स्क्वायर को डबल करूँ तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो लेंथ विल बी 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीजेज इफ़ वी यूज़। ये आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। फ्रिंज स्पेसिंग, अब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। तो डेल्टा वाई इस पे डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो हमें पता है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। ब्लू लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है, ग्रीन की ज़्यादा होती है, येलो की ज़्यादा होती है, और रेड की एनर्जी कम होती है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी फ्रिंज स्पेसिंग भी ज़्यादा होगी। गाइस, यहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया ब्रीफली, और ये लाहौर बोर्ड के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हमने डिस्कस किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चैनल इस वीडियो को देखा, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियो के लिए, और मज़ीद पेपर के डिस्कशन के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।